हेलो माय क्यूटीज़, क्या हाल है आप सबके। दीवानगी दिल नॉवेल बाय नूर अल हया। आज हम फिर से इसका एक नया एपिसोड पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, आगे क्या होने वाला है। इब्तिसाम का और राबिल का रिश्ता ख़त्म होगा और इब्तिसाम की सच्चाई सबके सामने आएगी और उसामा और राबिल एक हो पाएंगे या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। एक नज़र फिर से पीछे दरवाजे पर डालकर उसने उसे बाजू से थामते हुए अपने सीने से लगाया। कोई बात नहीं, ये तो तुम्हें हर रोज़ कम से कम एक बार ज़रूर लगता है कि तुम्हें अब मेरे साथ नहीं रहना। प्यार से उसका सर थपकते हुए उसने उसके बालों पर लब रख कर बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में चूमा और तसल्ली देने के से अंदाज में बोला, तो चाहे तुम जितनी अर्जी कोशिश कर लो कोई बहाना करके मुझे छोड़ने की, मैं अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। गहरे सांस लेकर उसके बालों से उठती हुई खुशबू सूंघता हुआ वो जताती हुई आवाज़ में बोला था। वो कसमसाकर उसके चौड़े सीने में सिमटी। अब कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है मेरी आंखों के सामने। उसके सीने पे लब रखती वो रुंधे हुए नाज भरे लहजे में हुक्म देने के से अंदाज में बोली थी। पता ही नहीं वो इतनी देर से कहाँ गायब था। ठीक है, बाहर सबके साथ जाकर बैठ सकता हूँ, नरमी से उसे सहलाता हुआ वो अपनी इजली भारी आवाज़ में फरमाबरदारी से बोला, तो उसके सीने से सर उठाकर उसने फिर से खुफगी से उसे देखा नहीं। वो हंसता हुआ तसल्ली देने के से अंदाज में उसे थपकने लगा, जो उसकी निगाहों से ओझल होने पर यूं बेचैन होने लगती थी। आलती पालती मारकर बेड पे बैठी हुई असीर पिछले आधे घंटे से पलके चिपकाए बिना अपने सामने रखे हुए बैम्बू शॉट के टन को घूर रही थी, जो उसने दराज से ऑर्डर किया था। उसके दाएं बाएं बैठी सब्गा और राबिल कभी उसकी शक्ल और कभी बेचैनी से उस टिन को देख तक रही थी। मुझे नहीं लगता इससे कुछ फायदा होगा, ये छोटे बच्चों के लिए होता है, तुम अभी बड़ी हो गई हो। मायूसी से सर हिलाती हुई राबिल ईमानदारी से बोली, तो असीर ने नरूठेपन से उसकी जानिब देखा, और ये कड़वा भी बहुत होता है। तुम ठीक हो बिल्कुल, मसला तुम्हारे अंदर नहीं है, वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबे हैं। शहरयार को याद करते हुए सब्गा उसके बाजू पे हाथ रख के हमदर्दी से बोली, तो राबिल से निगाह हटाती हुई असीर ने उसी नरूठेपन से उसको देखा। मैं तो ज़रूर खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उन दोनों की बातों पर ध्यान दिए बगैर वो अटल अंदाज में बोलती हुई टिन खोलने लगी, तो राबिल के जहन में लंबा सा उसामा लहराया। रोमांस तो गया बाहर में, उसे चांटे मारने और उसके बाल खींचने में भी कितनी मुश्किल होती थी। मैं भी खाऊंगी, असीर को देखकर हिम्मत मुश्तमा करती वो भी अटल लहजे में बोलती। उसके नज़दीक खिसकी कितना ही कड़वा हो सकता था। आखिर अगर 2-3 इंच वो भी मज़ीद लंबी हो जाती तो कितनी आसानी से मुंह तोड़ सकती थी उस कमीने उसामा का। अंदर अजीब सी मरबे जैसी वजह की चीज़ देखकर उन दोनों ने बैक वक्त उपकाई लेते हुए एक पल के लिए भराई आंखों के साथ एक दूसरे को देखा, फिर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को तसल्ली का इशारा देते हुए साथ बड़ा चमचा उठाया और नाक बंद करके बारी बारी एक एक चम्मच मुंह में डाल लिया। उन दोनों को इतनी जरूरत का मुजाहरा करते देखकर मुतज़ब्ज़ब सी सिबगा ने एक पल के लिए असवद को याद किया। कुछ खास जरूरत तो ना थी, उसे तो बिल्कुल परफेक्ट लगता था अपना और उसका हाइट डिफरेंस, पर अगर एक आध इंच वो भी बढ़ जाती तो कोई मुजायका नहीं था। अगर उन दोनों ने एक एक चम्मच खाया था तो आधा तो वो भी खा ही सकती थी। उनके करीब खिसकते हुए उसने भी उनकी पैरवी में जरा सा मुरब्बा चम्मच में लेकर मुंह में डाला। ये क्या कर रही हो तुम सब। अंदर दाखिल होते ही हुरिया ने ताज्जुब से उन तीनों को देखा जो बेड पे सर जोड़े बैठी पता नहीं क्या कर रही थी। कुछ नहीं, उसकी आवाज़ सुनकर उन तीनों ने सरस से टिन अपने पीछे छुपाया और घबराई हुई आवाज़ में बेवक्त बोली। वो ताज्जुब से उन तीनों को देखने लगी, फिर अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। इतनी बड़ी होकर भी 24 घंटे पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब उल्टी सीधी हरकतें करती रहती थी वो। सिबवा उठकर तैयार हो, सब लोग पूछ रहे हैं और तुम दोनों नीचे आकर सबके साथ बैठो। बारी बारी उन्हें मुखातिब करती वो बाहर की जानिब पलट गई, तो उन तीनों ने सुकून का सांस खारिज किया। अगर वो देख लेती तो भला उस कद लंबा करने वाला बम्बू शॉट खाने का क्या जवाब पेश करती वो। उसे तो शहरयार के बारे में मालूम ही नहीं था। शाम ढले पिछले लॉन में निकलते हुए उसामा ने एक नज़र दूर उदास भय बैठी हुई राबेल पे डाली। जब से इब्तिसाम वाले इंकशाफ के बाद वो खामोश हुआ था, वो भी जैसे मुरझा सी गई थी। सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बस वही खामोश थी। वो कुछ पल यूं ही वहां खड़ा उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस खारिज करता हुआ सबके जानिब बढ़ा। साथ साथ रखी हुई कुर्सियों पर बैठे बेजार से हुरिया और मुस्तजाब को देखकर उसकी आंखों में शरारत चमकी। माथे पे अनगिनत पड़ डाले, चेहरे पे एक जैसी बेजारी सजाए वो उस पल के लिए एक से लग रहे थे। मुस्तजाब का तो नॉर्मल मूड ही यही था। वो शायद बेता आशा मेहमानों की वजह से बेजार थी। एक जुस्म में उन तक पहुंचता हुआ वो उनके सामने रखी हुई मेज पे जा बैठा। माशाल्लाह, बिल्कुल बहन भाई लग रहे हैं यार, आप दोनों की शक्लें भी मिलने लगी हैं। कितना अरसा हो गया है शादी को। बारी बारी उन दोनों का चेहरा थामता हुआ वो हर जाविये से उनका मायना करता मसनूई तशवीश से बोला, तो उसकी बात सुनकर हुरिया भी साख्ता हंसने लगी। असवद का क्या
किया गया इंकशाफ याद करते हुए मुस्तजाब ने कीनातुल निगाहों से उसको देखा। दिल किया कि एक घूंसा रसीद करके उसका मुंह तोड़ डाले। कुछ देर वो वहीं बैठा उन दोनों का दिमाग चाटता रहा, फिर उठकर सबसे दूर कदरे अलग थलग झूले पे बैठी हुई असीर और राबिल की जानिब बढ़ा। राबिल खड़ी होती हुई पैरों में स्लीपर्स पहनकर शायद अंदर जाने के लिए पर तोल रही थी। सरस से उसके नजदीक पहुंचते हुए सामा ने उसकी गर्दन में बाजू हायल किया। ग्लासेस कहाँ हैं तुम्हारे, दिखाई कैसे दे रहा है? जानबूझकर उसको चिढ़ाने के लिए वो तशवीश से बोला तो राबिल ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। बेला हूं मैं। दोनों हाथ उसके सीने पे रखकर उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती हुई वो रुंधे हुए लहजे में बोली तो चेहरे पे हैरानगी भरे तासुरात सजाता हुआ वो उसका चेहरा उलट पुलट कर देखने लगा। ओ हाँ, तुम तो बेला हो। कुछ देर यूं ही आंखें सुकेड़ कर बेयकीनी से उसे देखने के बाद वो उसके चेहरे पे झुकता हुआ बोझल से मखमूर लहजे में बोला तो वो भराई आंखों से उसे देखने लगी। असीर ऊंचा ऊंचा हंसने लगी तो वो राबिल का पीछा छोड़ता हुआ उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ और गिरने के से अंदाज में झूले पे उसके साथ बैठते हुए उसके सर पे एक जोरदार चप्पत रसीद की। उसामा के बच्चे, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी किसी दिन। अगले ही पल बुरी तरह चिढ़ती हुई वो गुस्से से उसे पीटने लगी तो अपने बचाव करते हुए उसामा ने बेधक उसकी दोनों कलाई थामी। शक्ल देखी अपनी, इंसान बात करने से पहले अपनी औकात देख लेता है कम अज कम। वो फिर से उसे चिढ़ाने के से अंदाज में बोला तो वो मजीद मचलते हुए खुद को उससे छुड़वाने लगी। हाँ, मुझे तुम्हारी औकात भी बहुत अच्छे से पता है, जो तुमसे एक एक किसी की भीख मांगते फिरते हो, बदतमीज गंवार। एक झटके से खुद को उससे छुड़वाती हुई वो झूले पे ही घुटनों के बल बैठती फिर से उसे पीटने लगी तो अपना बचाव करता हुआ बेतहाशा हंसने लगा। कुछ फासले पे खड़ी राबेल पलके झपकाए बिना लाशौरी तौर पे मुस्कुराती हुई एकटिक उसको देखती रही थी। इब्तिसाम के साथ अपनी एंगेजमेंट के बाद आज उसने पहली बार यूं उसे खुलकर हंसते हुए देखा था। तुम क्यों सकते में खड़ी हो, आओ बैठ जाओ, बहुत जगह है। वो हंसा हंसा उसके जानिब मुड़ा और उसकी कलाई थामे हुए झूले पे अपनी दूसरी तरफ मौजूद खाली जगह की जानिब इशारा किया। या फिर मेरी गोद में ही बैठोगी सिर्फ? अपने चेहरे पे जमी उसकी बेखुद निगाहें देखता हुआ वो एक पल में अपनी हंसी जब्त करता उसकी जानिब झुककर गंभीर मायने खेज लहजे में बोला तो असीर अपना गुस्सा भूलकर ऊंचा ऊंचा हंसने लगी। खुफगी से उसे अपने हाथ छुड़वाती हुई उसके साथ ही झूले पे बैठ गई। उसके दूसरे जानिब बैठी हुई असीर अपने फोन में मसरूफ हो गई तो पीछे सर गिराता हुआ वो उसकी तरफ चेहरा मोड़कर एकटिक उसे देखने लगा। आई लव यू गैर महसूस अंदाज में अपने और उसके बीच झूले पे धरा हुआ उसका हाथ थामता हुआ वो जज्बात से चूर लहजे में बोला था। राबिल ने घबराकर उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। सब लोग इर्द गिर्द मौजूद थे पर अंधेरा फैल रहा था और जहां वो बैठे हुए थे वहां कोई मसनूई रोशनी भी ना थी। उसकी कोशिश पे उसी तरह एक टिक उसको देखते हुए उसामा ने मजीद मजबूती से उसका हाथ थामा तो उसके मजबूत हाथ तले दबी दबी उसकी हथेली नम होने लगी। बेशक किसी को दिखाई नहीं दे रहा था फिर भी सबकी बिलखसूस मुस्तजाब की मौजूदगी के बायस उसे डर लग रहा था। मुझे मिस नहीं किया एक भी बार? उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाता हुआ वो अपने अंगूठे से उसके हाथ की पुष्ट फैलाता फिर से पहले से भी ज्यादा गंभीर सरगोशी में बोला तो राबिल ने निगाहें उठाकर भीगी आंखों से उसको देखा, गोया आंखों से ही जवाब देने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में तैरती नमी देखकर यूं ही पीछे झूले पे सर गिराए गिराए उसने मजीद उसके नजदीक खिसकते हुए उसके और अपने बीच आधे इंच का फासला भी खत्म किया और उसके हाथ पे अपनी गिरफ्त मजबूत की। अब तो नहीं जाओगी छोड़ के? एक टिक उसको देखता हुआ वो मध्यम लहजे में बोला तो भी लब भींच कर खुद को सिसकने से रोकती हुई राबिल ने भराई आंखों के साथ फौरन से नफी में सर हिला दिया। कितनी ही देर वो यूं ही दीवानों की तरह उसका चेहरा तकता रहा। अपनी वजह से उसकी आंखों में तैरते हुए आंसू देखकर पहली बार उसका शिद्दत से दिल किया कि उसकी आंखें चूम ले। अंदर चलो, उसके चेहरे पर निगाहें टिकाए टिकाए मध्यम आवाज में बोला तो कुछ पलों भराई आंखों से उसे देखती रही फिर निगाहें झुकाकर नफी में सर हिला दिया। अपनी मजबूत गिरफ्त में उसका हाथ सहलाते हुए उसामा ने उसके बाजू से अपना माथा टिकाया और आंखें मूंदकर गहरे सांस लेने लगा। असीर पिछले मेज पे बैठी हुई मोहित ने दूर से ही उसे तीसरी बार पुकारा। वो अपने पेरेंट्स के साथ दूर रूस पहले ही पाकिस्तान आया था और आते ही सिबवा और असवद के रिसेप्शन का इनविटेशन देखकर उसी वक्त उन दोनों के सर हो गया था कि वो उसके साथ जरूर चलेंगे। मैं नहीं जा रही, मुझे बहुत शर्म आ रही है। उसकी पुकार सुनकर राबिल का हाथ झंझोड़ती हुई असीर रुंधी हुई आवाज में बोली तो गुस्से से उसे अपना हाथ छुड़वाती हुई राबिल ने जबरदस्ती उसे अपनी जानिब धकेला। वो बिदक चेहरे पर मुस्कुराहट सजाती हुई ढीले कदम उठाती उस जानिब आई तो वो खड़ा होकर गर्मजोशी से उससे मिलने लगा। कुछ देर वो यूं ही उससे इधर उधर की बातें करता रहा फिर उसका हाथ थामता हुआ पीछे बैठी अपनी मदर तमकीनत आफंदी की जानिब मुड़ा। मामा इससे मिले, ये असीर है। इसको मुतवज्जा करने पे अपने फ़ोन से निगाह उठाती हुई दरमियानी उम्र की खूबसूरत नफीसी तमकीनत आफंदी ने इश्तियाक से उसकी जानिब देखा। अच्छा ये असीर है? वो कुछ दिली से बोली तो हिचकिचाकर उनसे मिलती हुई असीर
ने कीना तो उस निगाहों से मोहित को देखा। वो ठिठाई से हंसने लगा। कुछ उस रोज फोन पे सिवा और आबिल की बातों से अंदाजा हो गया था कि जब उन्होंने उसे कॉल करके शहरयार की शादी से मुतालिक पूछा था, बाकी का वाकया उस बूढ़े फजल ने बता दिया था और तमकीनत बेगम को बताए बगैर उसके पेट में बात कहाँ रहनी थी। मामा चलें। उसको अपने साथ वाले चेयर पे बिठाए वो उससे इधर उधर की बातें कर रही थी जब मोहित ने उन्हें मुखातिब किया। रिसेप्शन में उनके घर से बस उन दोनों ने ही शिरकत की थी। उससे बातें करती ही वो खड़ी होकर बाहर की जानिब बढ़ने लगी तो मजबूरन उसे भी उनके हमकदम होना पड़ा। बाहर आकर उसने एक ने नजर दूर गाड़ी से टेक लगाए खड़े शहरयार की पुश्त देखी। उसके चेहरे पे एक साया सा लहराया था। उसे अंदाजा नहीं था कि वो उन्हें लेने आया है। उसने बावक्त उससे निगाहें हटाई। एकदम से दिल की अजीब सी कैफियत हो गई थी। बस अब तुमने कल जरूर आना है, मैं इंतजार करूंगी ठीक है। गाड़ी के नजदीक बढ़ते हुए उन्होंने उसे ताकीद की तो उनके साथ कदम उठाती हुई असीर ने हिचकिचाकर शहरयार की जानिब देखा। उसकी नजरों के ताकुब में देखते ही वो मुबहम सा मुस्कुराई, फिर दोबारा से उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। उसको छोड़ो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जरूर आना है ठीक है। नरमी से उसका गाल दबोचती हुई वो प्यार से बोली तो असीर ने असबात में सर हिला दिया। उनकी आवाज पर गाड़ी से टेक लगाए खड़े शहरयार ने फोन से निगाहें उठाकर चेहरा मोड़ते हुए उस जानिब देखा। अगले ही पल असीर पे निगाह पड़ते ही उसके गले में गिल्टी उभरकर मासूम हुई। उससे हुई आखिरी मुलाकात पूरी शिद्दत के साथ जहन के पर्दे पर लहराई थी। वो बेसाख्ता निगाहें चुराता हुआ फिर से रुख मोड़कर खुद को फोन में मसरूफ जाहिर करने लगा। वो गाड़ी में बैठने की बजाय वहीं असीर के साथ खड़ी खड़ी मोहित का इंतजार करने लगी जो उन्हें उठाकर खुद अंदर उसामा के साथ बातों में लग गया था। असीर को मजबूरन उनके साथ रुकना पड़ा, वरना दिल तो चाह रहा था एक पल में वहां से गायब हो जाए। एक दो बार उसने सरसरी सी अंदाज में शहरयार की पुष्प पे निगाह डाली जो बिल्कुल लाताल्लुक सा खड़ा था। मोहित भागता हुआ बाहर आया तो वो दोनों उससे मिलकर गाड़ी में बैठने लगे। वो वहीं खड़ी खड़ी यासियत से उन सबको देखने लगी। गाड़ी में बैठते हुए शहरयार ने बिल्कुल लाशऊरी तौर पर उसकी जानिब देखा था। एक पल के लिए निगाहें चार हुई तो उसने रोज बाद पहली बार उसका चेहरा देखकर असीर उदासी से मुस्कुराई। अगले ही पल फिर से उससे निगाहें चुराता हुआ वो गाड़ी में बैठ गया। जब तक उसकी गाड़ी निगाहों से ओझल नहीं हो गई वो वहीं खड़ी उसे देखती रही, फिर आंखों में आई नमी साफ करती हुई ढीले कदमों से अंदर की जानिब बढ़ गई। उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज सुनकर आलम शाह गर्दीसी के कमरे में मौजूद उसके अलावा बाकी तीनों नफूस को सांप सूंघ गया था। रात के 2 बज रहे थे और उन्हें रिसेप्शन से वापसी आए हुए काफी वक्त बीत चुका था। ये तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो, पागल हो गए हो क्या? सबसे पहले शाहनवाज साहब होश में लौटे। मैं अपनी बहन की शादी उससे नहीं करूंगा। टांग पे टांग रखकर सोफे पे बैठे हुए मुस्तजाब ने फिर से उसी इत्मीनान से अपनी बात दोहराई। सुन बैठी नूर अफजा की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। क्या राबिल ने उसे सब कुछ बता दिया था? उन्होंने बेचैनी से पहलू बदला, चेहरे पे एकदम घबराहट छाने लगी थी। बात क्या है, क्या हुआ है? आलम शाह गर्दीजी ने बात संभालने की गर्ज से नरमी से उसका शाना थपथपाया तो वो शाहनवाज साहब से निगाहें हटाता हुआ उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ। ये आप किसी दिन ऑफिस का चक्कर लगाकर वहां मौजूद स्टाफ से पूछें, अंदाजा हो जाएगा। मैं किसी कीमत पे अपनी बहन ऐसे शख्स के हवाले नहीं करूंगा जिसके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर हैं। माथे पे बल डाले उनकी जानिब देखता हुआ वो नागवारी से दो टोक लहजे में बोला था। वो ठिठक कर उसको देखने लगे। इधर उधर से बातें सुनकर कुछ कुछ अंदाजा तो था उन्हें, पर बातें इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि सब में फैलने लगेंगी ये नहीं सोचा था। लोगों का क्या है, लोग तो हसत में तरह तरह की बातें कर। उसकी जुबान से निकले अल्फाज सुनकर नूर अफ़ज़ा बेगम होश में लौटते ही बोली तो उसने सख्ती से उनकी बात दरमियान में काट दी। यहाँ बैठकर उसकी बेजा और नाजायज हिमायत करने से बेहतर था कि आप पहले उसकी तरबियत पे थोड़ा ध्यान दे लेती। कोई बात होती है तो बातें बनती हैं, और बातें सच हो या झूठ, जो कुछ मैं खुद अपने कानों से सुन चुका हूँ, उसके बाद मैं राबिल की शादी हरगिज उसके साथ नहीं करूंगा। नागवारी से उनकी जानिब देखता हुआ वो सर्द सुपाट लहजे में बोला था। अपनी तरबियत पे यूं सवाल उठाए जाने पे वो ठिठक कर उसको देखने लगी। बहरहाल मैं आप लोगों को बहुत साफ अल्फाज में बता चुका हूँ कि मैं अपनी बहन किसी कीमत पे उसे नहीं दूंगा। आप लोग इस रिश्ते को खत्म ही समझें। उसने दो टोक अल्फाज में फिर से उन तीनों को अपने फैसले से आगाह किया तो नूर अफ़ज़ा बेगम ने तड़प कर अपने ससुर की जानिब देखा। ऐसे कैसे खत्म कर सकते हैं? तुम भूल गए हो कि पूरे शहर के सामने इतनी धूमधाम से रस्म की थी। अब क्या जवाब देंगे सबको और खानदान वालों को? अब की बार आलम शाह गर्दीजी भी कदरे बुलंद आवाज में गुस्से से बोले थे। वो मेरा मसला नहीं है। मेरे लिए आपके खानदान और आपकी नाम निहात शान शौकत से ज्यादा अहम मेरी बहन की जिंदगी है, और मैं किसी कीमत पे उसकी शादी वहां नहीं करूंगा जहां मेरा दिल मुतमईन नहीं है। उनके सख्त लहजे पे वो भी सारा लिहाज बालाए ताक रखता हुआ ऊंची आवाज में बदतमीजी से बोला।
उसके चेहरों पे चट्टानों की सी सख्ती थी और लहजा किसी भी किस्म की लचक से आरी था। वो तीनों दम खुद उसे देखने लगे। मत भूलो कि वो सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, हमारा भी उससे कोई रिश्ता है, हम उसके दुश्मन नहीं है। अगर हमने उसके लिए कोई फैसला किया है तो यकीनन उसमें से किसकी कोई भलाई ही होगी। उसकी बदतमीजी पे शाहनवाज साहब सख्त लहजे में बोले तो एक झटके से खड़ा होता हुआ वो उनके जानिब पलटा। दिमाग ठीक है आप लोगों का या नहीं? ये उसके साथ भलाई कर रहे हैं आप? उससे दुगनी उम्र के एक बदकिरदार अय्याश आदमी के साथ उसकी शादी करने में कौन सी भलाई नजर आ रही है आपको? वो उतनी ऊंची आवाज में चिल्लाया था कि एक पल के लिए उन तीनों को सांप सूंघ गया। अगले ही पल उसकी जुबान से उसके लिए निकला हुआ बदकिरदार का लफ्ज सुनकर वो बेसाख्ता एक दूसरे से निगाहें चुराने लगे। इब्तिसाम आलमगीरदीजी के लिए इस्तेमाल किए गए उसके अल्फाज उन्हें ये बावर करवाने के लिए काफ़ी थे कि वो किस हद तक उससे मुतनफ़र हो चुका है। आप लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि आप लोगों को उसकी कोई बुराई दिखाई ही नहीं देती और कुर्बान करने के लिए आप लोगों को मेरी ही बहन मिली है। उसकी चिंगारती हुई आवाज़ पर नूरअफ़ज़ा बेगम ने घबराकर दरवाजे की जानिब देखा। इतना मुश्तिल तो वो उस वक्त भी नहीं हुआ था जब आलम शाह गर्दीजी ने उसका और हुरिया का रिश्ता तय किया था। और अपनी बहन के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? उस जैसी बदतमीज जिद्दी और मुंहफट लड़की को कौन बर्दाश्त करेगा? उसकी जानिब पलटते ही वो दांत किचकिचाकर हल्की आवाज में बोली। वो सिर्फ अपने ससुर और शौहर की वहां मौजूदगी के बायस मसलिहतन खामोश थी, वरना दिल तो चाह रहा था कि अभी उसको उसकी बज़ाहिर मासूम नजर आने वाली बहन के करतूत बताएं कि आखिर उसके इनकार की असल वजह क्या थी। होश में हैं आप? बदतमीज होने में और बदकिरदार और बेगैरत होने में फ़र्क होता है। और जहाँ तक रही बात उसकी बदतमीजी की, तो उसने आज तक मेरे साथ तो कभी कोई बदतमीजी नहीं की। अगर आप लोगों के साथ की है तो फिर यकीनन उसमें आप लोगों का ही कोई कसूर होगा। मैं आखिरी बार आप लोगों को साफ अल्फाज में बता रहा हूँ, आज के बाद अगर मेरी बहन का नाम आप लोगों ने उस घटिया शक के साथ जोड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी जानिब मुड़ता हुआ वो अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। नूरअफ़ज़ा बेगम दहल कर अपने शौहर की जानिब देखने लगी। शाहनवाज साहब ने एक नज़र आलम शाह गर्दीसी पर डाली जो उस सारी सूरत हाल पर सुमुम बुकमुम बैठे थे और अगले ही पल एक झटके से खड़े हुए। और मैं भी तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, वो मेरी बेटी है, उसका वली मैं हूँ, तुम नहीं। और उसकी शादी मैं हर हाल में इब्तिसाम के साथ ही करूँगा। अटल लहजे में बोलते हुए वो उसका जवाब सुनने के लिए रुके नहीं थे, बल्कि अगले ही पल बाहर की जानिब बढ़ गए। चेहरे पे पथरीले तासुरात सजाए मुस्तजाब ने बारी बारी एक सर्द निगाह पीछे मौजूद उन दोनों नफूस पर डाली और अगले ही पल खुद भी मुश्तिल से अंदाज में उनके पीछे ही बाहर की जानिब बढ़ गया। हवेली के गेट से गाड़ी बाहर निकालते हुए उसामा हवेली के गेट से गाड़ी बाहर निकालते हुए उसामा ने साथ मौजूद इब्रार अफंदी के घर के सामने रोकी तो बेसब्री से पिछली सीट से उतरती हुई असीर ने गेट की जानिब बढ़ गई। अब चलो भी, यहाँ यहीं खड़े उनके गेट को घूरते रहोगे? फ्रंट सीट पे बैठी हुई राबेल तकरीबन 5 मिनट बाद बेजारी से बोली थी। वो गाड़ी बंद करके सुकून से बैठा यूं उनके गेट की जानिब देख रहा था जैसे अब असीर को वापस साथ लेकर ही जाएगा। ऐसी भी क्या जान पहचान हो गई है एक ही मुलाकात में कि इतना असरार करके बुलाया है इसको। उसने बेचैनी से पहलू बदला तो दिल ही दिल में उस पर लानत भेजती हुई राबेल का जी किया कि उसका मुंह तोड़ डाले जो बात की खाल उतारने पे लगा हुआ था। तुम खुद जाकर पूछ लो उसकी मामा से, गुस्से से बोलती वो रुख फेर कर बैठ गई। सिर्फ असीर को वहां ड्रॉप करने की खातिर वो उसके साथ बाहर जाने पे तैयार हुई थी, वरना जो हालात आजकल चल रहे थे ऐसे में नूरअफ़ज़ा के होते हुए वो ऐसी जुर्रात करने का सोच भी नहीं सकती थी। प्लान यही था कि वो बाहर जाने के लिए निकलेंगे तो असीर को वहां उतार देंगे, वरना सब 100 तरह के सवाल करते सिर्फ उसको ही क्यों बुलाया है, कहीं उसका मोहित के साथ कुछ चल तो नहीं रहा। वो फिर से बेचैनी से बोला तो राबेल ने मुड़कर गुस्से से कड़े तेवरों के साथ उसको देखा। उसकी नजरों की ताप न लाता हुआ वो बादल नख्वास्ता खामोश होकर बैठ गया। गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं की। इतना तैयार होकर क्यों गई है? उनके गेट पे निगाहें टिकाए टिकाए वो मजीद 5 मिनट बाद बोला तो अब की बार उसकी जानिब देखे बगैर राबेल ने एक झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला। उसने होश में लौटते हुए सरस से उसका बाजू थामा। छोड़ो मुझे, मैं वापस जा रही हूँ अंदर, तुम यहाँ बैठकर उसकी निगरानी करते रहो। वो गुस्से से बोलती हुई मचलकर खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश करने लगी तो उसकी तरफ झुकते हुए उसामा ने जबरदस्ती दरवाजा बंद किया और उससे मनाता हुआ गाड़ी स्टार्ट करने लगा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, उसको गले लगाते हुए तमकीनत खुशदिली से बोली तो वो भी धीरे से मुस्कुरा दी। जिंदगी में पहली बार किसी के सामने यूं कंफ्यूज हुई थी। आपका इंटीरियर बहुत अच्छा है और ये सब पेंटिंग्स और बाकी सब भी। उनकी हमराही में आगे बढ़ती हुई वो जगह जगह रखे नफीस और कीमती आर्ट पीसेस देखकर तारीफ किए बिना रह ना पाई। हाँ, ये सब मैंने खुद डिज़ाइन किया है, मुझे हमेशा से बहुत शौक था। उसे साथ लिए वो लिविंग रूम के सोफे पे आ बैठी। आपको पता है मेरा फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन हुआ है, अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई। उनके साथ बैठते हुए उसने उन्हें आगाह किया तो वो खुशगवार हैरत में घिर गईं। फिर तो तुम्हारा भी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा है, अच्छा हो
माइनर्स में वैसे भी यहाँ सब पढ़ना पड़ेगा। वो उसके साथ इधर उधर की बातों में मशगूल हो गई, तो वो भी उन्हें अपने और हवेली में मौजूद बाकी सब लोगों के बारे में बताने लगी। पहले भी आई हो, बातों बातों में उन्होंने खुशदिली से इफ्तिसार किया, तो एक पल के लिए वो खामोश हो गई। जी एक बार उससे कोई मुलाकात याद करती वो झिझक कर बोली थी, बताया था मुहित ने। उसकी बात के जवाब में वो मुबहम सा मुस्कुराई, तो उसे एकदम ढेरों शर्मिंदगी ने आन घेरा। पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोचती होंगी। आप खफा तो नहीं है, वो हिचकिचा कर बोली, तो वो बेसाख्ता धीरे से हंस दी। तुम इतनी प्यारी हो, तुमसे कौन खफा हो सकता है भला। उसका गाल थपथपाती हुई वो प्यार से बोली थी। मोहित ने उसकी इतनी तारीफें की थी और उससे मिलकर उन्हें खुद भी वो जिंदा दिल सी लड़की बहुत पसंद आई थी। उनकी बात पे असीर का कॉन्फिडेंस कुछ बहाल हुआ था। होता है कुछ लोगों का टेस्ट खराब। शहरयार के बेडरूम की जानिब देखते ही वो चेहरे के दावे बिगाड़ कर दिल जले अंदाज में बोली, तो वो फिर से हंस दी। छोड़ो, खुद ही ठीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता। उनकी बात पे एक पल के लिए असीर का दिल जोर से धड़का। उस बात का क्या मतलब था? वो उसे उसकी पहली शादी और उसकी बीवी से मुतालिक बताने लगी, तो वो यासिया से उनकी बातें सुनने लगी। दोनों की लव मैरिज थी और उसकी डेथ के बाद वो काफ़ी अरसा बहुत डिस्टर्ब रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल रूटीन की तरफ तो लौट आया, पर उसकी उससे वाबस्तगी के बायस कभी उन सब ने उसे दोबारा शादी के लिए फोर्स नहीं किया। वैसे भी उसकी एज भी इतनी नहीं थी कि वो यूं इतनी जल्दी उस पर दोबारा शादी के लिए दबाव डालते। आपको बुरा नहीं लगा कि मैं उसकी बातें सुनकर वो हिचकिचाकर बोली, तो वो सामने रखे हुए टिश्यू बॉक्स से 2-4 टिश्यूज खींचने लगी जो उसके माजी का जिक्र करती हुई आबदीदा हो गई थी। मुझे ये बुरा लगा कि उसने इतनी प्यारी सी लड़की का दिल तोड़ा। अपने आंसू साफ करते ही वो प्यार से उसका गाल सहलाकर बोली। वो उदासी से मुस्कुराती हुई उनके करीब खिसक कर दोनों बाजू उनके गिर्द हाइल करती उनके गले लग गई। फिर मैं अब क्या करूं? कुछ देर वो यूं ही उन्हें दिलासा देती रही, फिर उनसे अलग होती तशवीश से बोली, शर्मिंदगी अपनी जगह पर उनसे बेहतर मशवरा कौन दे सकता था? आखिर वो उसकी माँ थी। उसके तशवीश भरे इफ्तिसार पे वो फिर से हंस दी। आती जाती रहा करो, ठीक हो जाएगा खुद ही, पूरी जिंदगी ऐसे अकेले थोड़ी गुजारेगा। वो उसको तसल्ली देने के से अंदाज में बोली थी। ठीक है, इतनी फर्माबरदारी का मुजाहरा तो असील बहजाद ने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं किया था जितना उस पल उनके उस मशवरे पे किया था। अंदर दाखिल होते हुए शहरयार ने ठिठक कर ये मंजर देखा। स्टर्नर्स के ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउजर शर्ट में मलबूस वो तमकीनत की किसी बात पे खिलखिलाकर हंस रही थी। उसने एक नज़र 5-6 इंच की लंबी हील में मुकीत उसके पैरों को देखा, फिर उसके सुर्ख लिपस्टिक से सजे हुए होंठ देखे। अगले ही पर अपनी निगाहों को नागाम डालता हुआ वो अपने बेडरूम की जानिब बढ़ा। असीर ने तिरछी निगाहों से उसकी जानिब देखा। चलो, आंखें भी खराब है माशाल्लाह से। उसकी आंखों पर लगे सफ़ेद फ्रेम वाले ग्लासेस देखती ही वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। अभी भी नया इंकिशाफ हुआ था। अच्छा तो लग रहा है, समझता पता नहीं क्या है खुद को। एक तो पहले से शादीशुदा, ऊपर से अजीब सा लंबा, ऊपर से नज़र भी ठीक नहीं, और इस सब पे टेंट्रम। उसके बारे में सोचते ही वो तहीर से दिल ही दिल में खुद से बातें कर रही थी जब तमकीनत की आवाज़ पर उनकी तानी मुतवज्जा हुई। बेडरूम से मुंसलिक स्टडी से बाहर निकलते हुए शहरयार ने एक पल के लिए ठिठक कर उसको देखा। दोनों हाथ सीने पे बांधे फुर्सत से उसके पोर्ट्रेट के सामने खड़ी एक टिक उसको देखती ही वो उस पर खुद भी किसी खूबसूरत तस्वीर का हिस्सा ही मालूम हो रही थी। उसके बामुश्किल कंधों को छूते हुए काले से या घने से सीधे सिल्की बाल और रेड लिपस्टिक से सजे हुए होंठ देखकर उसे अचानक से वो रात याद आई जब उसने पहली बार उसे क्लब में देखा था। तब भी वो इसी तरह काले रंग में मलबूस गहरी सुर्ख लिपस्टिक लगाए हुए थी। बिल्कुल गैर इरादी तौर पे उसकी निगाह उसके कान की लौ की जानिब उठी जो हनूज उसी तरह नीचे से ऊपर तक बालियों से सजी थी। शहरयार ने फिर से उसका चेहरा देखा। उस रोज पहली बार देखने पे कितनी जहर लगी थी वो उसे। पता नहीं वो सारी नापसंदीदगी धीरे धीरे कहाँ गायब होती जा रही थी। उसने बेचैनी से पहलू बदला, बुरी क्यों नहीं लग रही थी वो उसे। फिर जहन के पर्दे पे आखिरी मुलाकात और उसका शौक भरा अंदाज लहराया तो एकदम से उसके गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। कुछ पल वो यूं ही खड़ा उसको देखता रहा, फिर छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके नजदीक आया और आहिस्ता से गला खंगारा। उसकी आवाज पर चौंकती हुई असीर एकदम से पलटी। अगले पल उसके होठों पे खूबसूरत दिलफरेब मुस्कुराहट फैल गई। ये आप ढूंढ रहे थे? एक टिक उसके चेहरे का तवाफ करते हुए उसने धीमी आवाज में बोलते हाथ में मौजूद पावर बैंक उसकी जानिब बढ़ाया जो उसने कुछ देर पहले फजल से मंगवाया था। अगर हवेली में कोई उसकी इतनी धीमी आवाज सुन लेता तो वहीं गश खाकर बेहोश हो जाता। पता नहीं उसके सामने आते ही जुबान को क्या हो जाता था। वो सुनसे अंदाज में उसका न्यूड नेल पेंट और जा बजा मर्डर मर्डरिंग से सजी हुई मिड रिंग से सजी हुई मखरूती उंगलियों वाला खूबसूरत सा हाथ देखने लगा। फिर एक पल के लिए दोबारा से उसका चेहरा देखा जो अब तस्वीर से निगाहें हटाकर बराह रास्त फुर्सत से उसका जायजा लेने में मशगूल थी।
थैंक्स। पावर बैंक उसके हाथ से थामता हुआ वो फिर से स्टडी की जाने बढ़ा तो असीर एक पल में होश में लौटी। उसकी पुश्त देखते हुए उसने चेहरे के जाविये बिगाड़ कर पहले उसकी नकल उतारी और फिर तेजी से उसकी जाने बढ़ी। अपने पीछे उसके कदमों की आवाज़ सुनता हुआ वो बेदारी से पलटा था। मैं शादी नहीं करूंगा असीर, अपना टाइम ज़ाया मत करो। असीर ने कुछ बोलने के लिए लफ्ज़ किए ही थे कि वो उससे पहले ही बोल पड़ा। वो अच्छी तरह से जानता था कि अब उसे ये शय किसने दी है। वो उसे कोई झूठी आस नहीं दिलाना चाहता था। उसके संजीदा तंबिया लहजे पे वो एक पल के लिए ठटकी। खूबसूरत नकूश वाला सुर्ख सफ़ेद संजीदा चेहरा, सफ़ेद फ्रेम के पीछे से झांकती हुई जहानत से भरपूर चमकती आंखें और उस पर इतना दो टोक अंदाज। एक पल में उसकी आंखें भीगी थीं। बदतमीज़ करनी पड़ेगी। भराई आंखों के साथ उसको देखते ही वो रुंधे हुए जिद्दी लहजे में बोली तो खुद को फिर से उसी रोज की तरह बेबस महसूस करते हुए शहरयार ने एक पल के लिए आंखें मींची। पता नहीं क्यों हर गुजरते दिन के साथ वो उसके ज़ब्त का इम्तिहान बनती जा रही थी। अगले ही पल किसी से क्या किया गया अहद याद करता वो उसकी जानिब देखे बगैर सरअद से पलट कर स्टडी में चला गया। देख कर तो निगाहें चुराना बहुत मुश्किल था। वो कुछ देर वहीं खड़ी भराई आंखों से बंद दरवाजे को देखती रही और फिर उसके पीछे स्टडी में आ गई। दोनों कहनियाँ स्टडी टेबल पर टिकाए वो हाथों में सर थामे आंखें नीचे बैठा था। क्या वो उसकी बातों से पक चुका था इतना ज्यादा कि उसका सर दुखने लगा था? असीर को एक पल के लिए उससे हमदर्दी हुई, पर वो अब क्या कर सकती थी? वो तो हमेशा से ही ऐसी थी। आहिस्ता से उसके करीब आते हुए उसने उसके कंधे पे हाथ रखा। मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी, अभी भी टाइम है, आखिरी बार सोच लें। उसकी भीगी मजलूम आवाज़ पे शहरयार ने हाथों से सर उठाते हुए उसकी जानिब देखा। आंसुओं से भीगी झील सी आंखें, सुर्ख लिपस्टिक से सजे हुए भरे भरे होंठ, दिल फिर से बेईमान होने लगा। एक पल के लिए दिल किया कि अभी उठकर उसकी आंखों में तैरती हुई नमी अपने पोरों से चुन ले, उसके होठों को अपने लबों से छूकर उनकी नरमाहट को महसूस करे। वो लड़की होकर बार बार खुद से उसके पीछे आ रही थी, यूं अदाएं दिखा रही थी। कितना मुश्किल था उसके इल्तिफात से निगाहें चुराकर खुद पे जबर करना। फिर किसी से किए हुए अहद याद आए। उसने तो पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारनी थी, अब वो चली गई थी तो ऐसे कैसे उसके साथ बेवफाई कर सकता था वो? उसके होठों से निगाहें चुराते हुए उसने ट्रांस किसी कैफियत में नफ़ी में सर हिलाया और सामने देखने लगा। वो कुछ पल यूं ही लब खींचे उसे देखती रही, फिर दोनों हाथ उसके गालों पे जमाती हुई उसके सामने आई। मैं आइंदा कभी नहीं आऊंगी, रुंधे हुए लहजे में यूं धमकी दी थी जैसे वो मर ही जाएगा उसके बगैर। अपने चेहरे पे उसके हाथों का लम्स महसूस करता हुआ वो सांस रोके सुन सा बैठा था। भराई आंखों से उसको देखती वो कुछ पल उसके मुजस्मे की बर्फ पिघलने का इंतजार करती रही, फिर गीली सांस अंदर खींचती। वो रात हो गई थी, फोन बाहर लिविंग रूम में था। शायद उसामा और रावेल वापस आकर उसे कॉल कर रहे थे। मैं तो आऊंगी, उसे इतला देकर आहिस्ता से उसके गालों से हाथ हटाती हुई उसके चेहरे पे एक अलविदाई नजर डालकर बाहर की जानिब बढ़ी। उसकी नजर देखे बगैर शहरयार ने वहीं बैठे बैठे उसका हाथ थामा। वो अपनी जगह साकित हो गई। उसने ठिठक कर उसकी जानिब देखा। उसका हाथ थामे वो यूं ही सुनसे अंदाज में सामने देख रहा था। वो फिर से उसके नजदीक आई तो वो चेहरा झुकाकर अपने हाथ में मौजूद उसका खूबसूरत हाथ देखने लगा। स्टडी टेबल से टेक लगाती हुई वो उसके चेहरे पे झुकी और दूसरा हाथ फिर से उसके गाल पे जमा दिया। वो सुनसे अंदाज में उसका चेहरा देखने लगा। मैं आऊं दोबारा? उसको देखती ही वो बेचैन से आस भरे लहजे में बोली थी। उसके सुर्ख होठों से निगाहें चुराते हुए शहरयार ने एक पल के लिए ब्लैक कलर में उजागर होता उसका खूबसूरत दिलकश सरापा देखा और फिर पता नहीं कैसे ट्रांस किसी कैफियत में असबात में हिला दिया। वो एक बार फिर से अपनी जगह साकित हो गई। कितनी ही देर वो यूं ही खड़ी रही, फिर मजीद उसके ऊपर झुकी। ठीक है, धीरे से उसके गाल को जरा सा अपने लबों से छूती हुई वो धीमी सी आवाज में बोली थी। उसके होठों के अधूरे से लम्स पे बेचैन होता हुआ वो सरस से खड़ा हुआ तो वो खुद ब खुद सीधी हो गई। कितने ही देर वो कुछ बोले बिना यूं ही एक दूसरे को बेहद नजदीक खड़े बोझल सांसें लेते रहे। फिर असीर को होश आया, मुझे लेने आ गए होंगे। उसके हाथ से अपना हाथ खींचती हुई वो घबराकर आहिस्ता से बाहर की जाने बढ़ी तो वो भी होश में लौटता हुआ उसके पीछे आया और दरवाजे की जाने बढ़ती हुई असीर की पुष्प पे निगाहें जमाए ट्रांस किसी कैफियत में उसके पीछे चलने लगा। अपने पीछे उसके कदमों की छाप महसूस करती हुई वो धड़कते दिल के साथ लब भींच कर मुस्कुराई थी। ऐसे क्यों कर रहा था वो? क्या वो उसे बाहर तक छोड़ने जा रहा था? क्यों? वो दरवाजे के करीब पहुंची तो उसने हाथ बढ़ाकर उसके लिए दरवाजा खोला और खुद भी उसके पीछे ही लिविंग रूम में आ गया। खूबसूरत मुस्कुराहट होठों में कैद करते हुए असीर ने तेजी से आगे बढ़कर
सेंट्रल टेबल पे पड़ा हुआ अपना फोन उठाया और फिर लिविंग रूम के दरवाजे की जानिब बढ़ी। उसामा और आबिल की बेशुमार मिस कॉल थी, पता नहीं वो कब से बाहर वेट कर रहे थे। वो दरवाजे के नजदीक पहुंचकर उसने एक बार फिर से उसके लिए दरवाजा खोला तो असीर ने मुस्कुराते चेहरे के साथ एक पल के लिए बोझल सी भीगी निगाहों से उसकी जानिब देखा और फिर आहिस्ता से बाहर निकल गई। रात का न जाने कौन सा पहर था, पूरी हवेली सन्नाटे में डूबी थी। किचन में मौजूद टेबल पर रखे हुए कॉफी के मग पे मजबूती से हाथ जमाए वो ढीले से अंदाज पे चेयर पे बैठी थी। चेहरे पे ना महसूस की जाने वाली बिल्कुल मध्यम सी मुस्कान पहली थी जब से उसके घर से आई थी। अंदर बाहर सब कुछ बदला बदला सा था। उसने एक नजर अपनी गोद में धरा हुआ अपना दूसरा हाथ देखा जो उसने थामा था। उसको नाक तक लाते हुए उसने आंखें मूंद कर गहरे सांस लेते हुए उसकी खुशबू महसूस करने की कोशिश की। चेहरे पर पहली मुस्कान जरा सी गहरी हुई। अपने कमरे की जानिब बढ़ते हुए इब्तिसाम ने एक नज़र उसके पुष्प पे डाली, फिर चौंक कर घड़ी में वक्त देखा। 2 बज रहे थे। उसने इधर उधर देखा, हर तरफ खामोशी और अंधेरे का राज था। निचली मंजिल पर मौजूद सब लोग ही अमूमन उस वक्त तक सो जाते थे। दरवाजे से टेक लगाता हुआ वो अपनी भोजन हल्की सुर्ख माइल आंखों के साथ उसे देखने लगा। जहन में राबिल की शर्त ठहराई। उसके बाद भी उसने 1-2 बार उससे बात करने की कोशिश की थी, पर उसकी एक ही रट थी। कुछ देर वो यूं ही खड़ा उसे देखता रहा, फिर भारी कदम उठाता हुआ उसके नजदीक आया और किचन टेबल से कुछ फासले पर काउंटर के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। आई एम सॉरी। आंखें मूंदे अपने हाथ आंख से लगाए वो अभी तक उसमें उसकी लम्स की खुशबू तलाशने की कोशिश कर रही थी जब अपने कानों में पड़ने वाली इब्तिसाम आलम गर्दीजी की भारी आवाज पे उसने ठिठक कर आंखें खोली। उसका रुख दूसरी जानिब था, वो शायद उसके पीछे कहीं था। उसमें इतनी हिम्मत ना हुई कि पलटकर उसका चेहरा देखे। मैं शर्मिंदा हूँ असीर, वो गला खंगार कर बोला था। उसका हाथ फिर से गोद में आ गिरा। वो कुछ देर यूं ही सुनसी बैठी रही, फिर उसका पूरा चेहरा आंसू से भीगने लगा। एक के बाद एक तकलीफ दे मंजर याददाश्त के पर्दे पे लहराने लगा। माफी, शर्मिंदगी, पछतावा, कुछ भी उसकी सबकी तलाफी कर सकता था। उसके जहन से उन तमाम तकलीफ वो यादों को मिटा सकता था। उसे सब कुछ करके अब माफ़ी मांगने का ख्याल आया था। उसने ज़रा सा चेहरा मोड़कर उसको देखने की कोशिश की, पर हिल ना पाई। पूरा वजूद जैसे शल हो गया था। उसे तो सब मालूम था, उसी ने तो किया था सब कुछ। उसे रोना नहीं था, पता नहीं वो क्यों रो रही थी। एक तवातर से उसके चेहरे पे बहते हुए आंसू उसकी गोद में धरे हुए उसके हाथ पे गिरने लगे। उसने चेहरा साफ करने की कोशिश की, पर हाथ हिला ना पाई। उसकी हिचकियां सुनता हुआ वो मन मन के कदम उठाता उसके नज़दीक आया और एक नज़र उसके आंसुओं से भीगे चेहरे पे डाली। पहली बार उसे दूबदू जवाब देने की बजाय वो चेहरा झुकाए सुनसे अंदाज में सामने मेज़ को देखती हुई धीरे धीरे सिसक रही थी। वो कुछ देर हल्की सुर्खी माइल आंखों के साथ उसे देखता रहा, फिर भोजल दिल के साथ मेज पे रखा हुआ टिश्यू बॉक्स उठाकर उसके सामने किया। वो फिर भी यूं ही साकित सी बैठी रही। मैं शर्मिंदा हूँ, माफ़ कर सकती हो, वो जख्मी से लहजे में बोला था। वो फिर भी यूं ही बैठी रही। कुछ देर वो वहां खड़ा उसे देखता रहा, फिर टिश्यू बॉक्स वापस मेज पे रखता हुआ थकान बड़े अंदाज में बाहर की तरफ बढ़ गया। उसके बाहर निकलते ही खुद पे इतनी देर से बांधा हुआ जब्त का बंद तोड़ती वो टेबल पे सर गिराकर बुरी तरह हिचकियों के साथ रोने लगी। अपने कमरे की जानिब बढ़ते हुए इब्तिसाम ने उसकी बुलंद सिसकियां सुनते हुए एक नज़र किचन के दरवाजे पे डाली। दिल एकदम बेचैनी से भरने लगा। उसका दिल किया कि वो भी उसी की तरह धारे मार मार कर रोए। रात के 12 बज रहे थे। डाइनिंग रूम में टहलते हुए असवद ने कोई 50वीं बार मुस्तजाब का नंबर डायल करते हुए एक सिरसरी सी निगाह बाकी तमाम नफूस पर डाली। उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। उस बात को 1 हफ्ता बीत चुका था जब रिसेप्शन के बाद उसने पहली बार उन सबको अपने आगे से फैसले से आगाह किया था। उसके बाद 1 हफ्ते में मुतअद्दिद बार उन सब के दरमियान इस मामले पे बहस और तल्ख कलामी हो चुकी थी, जिसका कुछ खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला था। आलम शाह गर्देजी ने एक नज़र दूर डाली। उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। उस बात एक नज़र दूर नाराज सी बैठी नूर अफ़ज़ा पे डाली और फिर असवद को देखा। फ़ोन कान से लगाए लगाए उसने नफ़ी में सर हिला दिया। उन्होंने बेबसी से अपना सर थाम लिया। दोनों में से कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ना था। नूर अफ़ज़ा जो हमेशा से इब्तिसाम को दामाद बनाने का खौफ सजाए बैठी थी, उनको मनाना वैसे भी बहुत मुश्किल था, और अगर किसी ना किसी तरह वो मान भी जाए तो बाकी सबको और बिलखुसूस ख़ानदान वालों को क्या जवाब पेश करते रिश्ता ख़त्म करने का। आलम शाह गर्देजी परेशानी से उठकर बाहर चले गए तो असवद थक हार कर नूर अफ़ज़ा के पास आ बैठा। डाइनिंग रूम में अब इन दोनों के सिवा सिर्फ हूरिया ही मौजूद थी। अगले 1 मिनट तक वो उनको दलाइल से समझाने की नाकाम कोशिश करता रहा और वो लफ्ज़ ये बैठी नहीं। वो दामाद था, उसको मुस्तजाब की तरह जवाब नहीं दे सकती थी, पर इब्तिसाम के मामले में वो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं थी।
अपने फ़ोन पे आती मुस्तजाब की कॉल देखकर हुरिया ने सरस से कॉल अटेंड करते हुए फ़ोन कान से लगाया। हाँ हुर, मैं बिज़ी हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊँगा, परेशान मत होना। दूसरी जानिब उसकी थकी थकी सी आवाज़ सुनकर उसने एक चोर निगाह नूर अफ़ज़ा पर डाली, जो असवद की बातों के जवाब में मुसलसल रोती हुई नफ़ी में सर हिला रही थी, और फिर फ़ोन कान से लगाए लगाए खामोशी से उठकर बाहर की जानिब बढ़ गई। इश्तियाल से सिबवा के कमरे में दाखिल होते ही नूर अफ़ज़ा बेगम चेहरे पे खतरनाक तेवर सजाए असीर के साथ बैठी हुई राबेल की जानिब बढ़ी। सिबवा के रुखसत होकर जाने के बाद भी उन दोनों का मुस्तकिल ठिकाना यही था, फ़ोन में चेहरा घुसाए वो दोनों पता नहीं किस बात पे बुरी तरह हंस रही थी। जब राबेल के नज़दीक आते हुई नूर अफ़ज़ा बेगम उसे दोनों बाजुओं से जकड़ती हुई हज़ियानी अंदाज में झंझोड़ने लगी, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी, तुमने मेरा नाक में दम करके रख दिया है। पहले इतने रोज से मुस्तजाब ने फसाद बर्पा कर रखा था, और आज असवद भी मुसलसल उन्हें यही समझाने की कोशिश करता रहा था कि वो इख्तिसाम के साथ उसकी शादी वाली जिद छोड़ दें। उसे तो वो कुछ नहीं बोल पाई थी, पर उसका दिमाग तो दुरुस्त कर सकती थी, जिसकी वजह से ये सारा तमाशा लगा हुआ था। फिलहाल तो वक्त आलम गर्देजी और इब्तिसाम इस मामले से यकसर लाइम थे, पर अगर यही सूरत हाल चढ़ती रहती तो बहुत जल्द वो भी मान जाते, और फिर उसके बाद उनके दिल में मुसलसल हौल उठ रहे थे कि अगर किसी तरह इब्तिसाम को हवेली में बढ़ते हुए तनाव और उसकी वजह के बारे में भनक पड़ गई तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। वो तो पहले ही मुश्किल से शादी के लिए रजामंद हुआ था। छोड़े मुझे, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, आप खुद कर लें अगर इतना ही पसंद। खुद को उनसे छुड़वाने की कोशिश करती हुई राबिल मुसलसल जिद्दी अंदाज में ऊंचा ऊंचा चिल्ला रही थी। जब उसके गाल पे पड़ने वाले उनके थप्पड़ पे असी तेजी से खड़ी होती हुई उसको उनके इताब से बचाने की कोशिश करने लगी। बाहर से गुजरता हुआ मुस्तजाब, जो अभी चंद लम्हे पहले ही हवेली लौटा था, ये मंजर देखकर अपनी जगह साकित हो गया। अगले ही पल इश्तियाल से सुर चढ़ा लिए उनकी जानिब बढ़ा। छोड़ें उसे, दिमाग खराब हो गया है आपका। पूरी कुव्वत से चिल्लाते हुए उसने एक झटके से उन्हें राबिल से अलग किया था, जो बुरी तरह रोती हुई उसको देखकर उसके पीछे छुपने की कोशिश करने लगी थी। उनके झगड़े की आवाज़ सुनकर ऊपरी मंजिल पर मौजूद हुरिया, असफद, सिबवा और उसामा एक एक करके वहां जमा हो चुके थे और फटी फटी निगाहों से सामने का मंजर देख रहे थे, जहां नूर अफ़ज़ा और मुस्तजाब अपना अपना ज़ब्त खोते हुए एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे, और बुरी तरह रोती हुई खौफ से थरथराती राबिल मुस्तजाब के सीने से चिपकी थी। एक जानिब बैठी असीर दहशत से उन सबको देख रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस हद तक जा सकती थी। अपने उस घटिया भांजे की मोहब्बत में आप इतनी अंधी हो गई हैं कि खुद अपनी ही औलाद की दुश्मन बन गई हैं। मुस्तजाब की धाड़ती हुई आवाज़ सुनकर हुरिया ने दहल कर असवद की जानिब देखा तो वो होश में लौटता हुआ उन दोनों की जानिब बढ़ा और नूर अफ़ज़ा के कंधों पे बाजू फैलाता हुआ उन्हें वहां से ले जाने की कोशिश करने लगा। रोते हुई सिबगा ने एक नज़र उसामा पे डाली, जो लब भींचे सुर्ख चेहरे के साथ बुत बना दरवाजे में खड़ा था, और उसके नज़दीक आते हुए सख्ती से उसका बाजू था। अंधी मैं हो गई हूँ या अंधे तुम हो गए हो? पूछो उससे कि किसकी वजह से इनकार कर रही है। खुद को असफद से छुड़वाने की कोशिश करती हुई नूर अफ़ज़ा इर्द गिर्द सबकी मौजूदगी नज़रअंदाज करती हुई हज़ियानी अंदाज में चिल्लाने लगी, तो मुस्तजाब की ज़ुबान को एक पल में ब्रेक लगा। सबके सामने उसकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज सुनकर उसका चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ा था। उसके सीने में छुपी राबिल ने बुरी तरह खौफजदा होते हुए अपना सांस तक रोक लिया। उसे लगा आज इस दुनिया में उसका आखिरी दिन है। पूछो उससे इस सब की नाक के नीचे क्या गुल खिला रही है। असफद ने बेयकीनी से उनका चेहरा देखा, जो सब कुछ फरामोश करती हुई खुद अपनी ही बेटी की इज्जत की दुश्मन बनी हुई थी। अगले ही पल उनके कंधों पे धरे हुए उसके हाथ ढीले से अंदाज में उसके पहलुओं में आ गिरे। सख्ती से लब भींचते हुए मुस्तजाब ने राबिल के गिर्द अपना हिसार मजबूत किया। बस बदख्त अपने अंदर उमड़ते हुए इश्तियाल पे जब्त करता वो सुपाट चेहरे के साथ उनको देखकर सर्द लहजे में बोला था, मजीद चीख चिल्लाकर अपनी बहन का तमाशा नहीं लगवा सकता था। नहीं करूंगी मैं अभी उसी वक्त जाके उसके बाप को उसके करतूत बताऊंगी, ताकि कल ही इसको रुखसत करके अपने सर से ये बोझ उतारें हम, जिसने हमारी जिंदगी जहन्नुम बनाकर रख दी है। वो मुस्तजाब की आंखों में आंखें डालकर बेखौफी से बोली, तो हिचकों के साथ रोती हुई असीर ने सख्ती से अपने होठों पे हाथ जमाए। सोफे के बाजू पे टिकते हुए असफद ने आंखें मींच कर दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया। हुरिया ने घबराकर सख्ती से उसामा का दूसरा बाजू थामा। मुस्तजाब ने सुर्खी माइल आंखों से एक नज़र अपने सीने से लगी बुरी तरह कांपती हुई राबेल को देखा। हुरिया के पास जाओ, उसको नरमी से सहलाता हुआ सुपाट लहजे में बोला, तो वो हिचकियां भरती हुई मजीद सख्ती से उससे लिपट गई। उसने एक नज़र हुरिया की जानिब देखा। तेजी से उसकी तरफ बढ़ती हुई वो राबेल को अपने हिसार में लेती बाहर निकलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई।
होश में लौटता हुआ उसामा सरहद से उसके पीछे भागा तो सबा और असीर भी उन सबके पीछे ही कमरे से निकल गईं। उसामा पे क्या एतराज है आपको, वो भी इब्तिसाम भाई की ही तरह आपका भांजा है। असवद ने एक नज़र भूत बने खड़े मुस्तजाब पे डाली, जिसे अपनी माँ की जुबान से अपनी बहन के मुतालिक गुल अफशानियाँ सुनकर सकता सा हो गया था और फिर बेजारी से उनसे मुखातिब हुआ। लेकिन मेरे लिए इब्तिसाम सबसे पहले, मैंने हमेशा से उसी को अपना दामाद बनाने का सोचा था। मैं उस जैसे गैर संजीदा लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी जो सारा सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है, जिसे ना घर में और घर के लोगों में कोई दिलचस्पी है और न ही किसी और चीज़ में। असवद के इत्तेसार पे वो खुद पे रकत तारी करती रुंधे हुए दिलगीर लहजे में बोली थी, तो यूनिवर्सिटी जाने की उम्र में और क्या करे वो। उनकी बात सुनकर तहीर से बोला तो वो जवाब दिए बिना आंसू पोंछती हुई बाहर की जाने बढ़ गई। अब दामाद के साथ कैसे बहस करती, मुस्तजाब सकती किसी कैफियत में सोफे पे ढह गया। असवद ने हमदर्दी से उसको देखा। अगर उसकी माँ की बजाय किसी और ने उसकी कमसिन बहन के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए होते तो खड़े खड़े उसका मुंह तोड़ डालता वो। मगर मसला ये था कि यहाँ तो खुद उसके अपने माँ बाप ही जाने अनजाने में उसके दुश्मन बने हुए थे। अगर नूर अफ़ज़ा यही सब कुछ जाकर बाकी सबके सामने दोहराती तो उनकी जुबान कैसे बंद करवाता वो। उस सब में बदनामी तो उसकी बहन की ही होती। शायद इसीलिए एकदम खामोश हो गया था वो। सोफे पे बैठी हुरिया की आगोश में छुपी हुई राबेल अभी तक हिचकियों के साथ रो रही थी। उसका एक हाथ सुर्ख चेहरे के साथ साथ पंजों के बल बैठे हुए उसामा के हाथों की नरम गरगर मजबूत गिरफ्त में था, जिसे वो धीरे धीरे थपक रहा था। अगर वहां पहले से ही नूर अफ़ज़ा और मुस्तजाब के बीच इतनी गर्मा गर्मी ना चल रही होती तो शायद इस सारे सूरत हाल पे वो उससे भी बड़ा तूफान खड़ा कर चुका होता। असीर और सबवा उन तीनों के दाएं बाएं टिकी थी। दरवाजा खुलता हुआ मुस्तजाब सुन से चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुआ तो दरवाजे की आवाज पे हुरिया की गोद में चेहरा छुपाए छुपाए राबेल ने देखे बगैर सरस से उसामा की गिरफ्त में मौजूद अपना हाथ पीछे खींचा। मुस्तजाब ने खाली खाली नजरों से उन सबको देखा। अपने अपने कमरे में जाओ। उसके बेतासुर आवाज पे सबसे पहले उसामा खड़ा हुआ था। उसके पीछे पीछे वो तीनों भी बाहर निकल गईं तो थकान भरे अंदाज में, हुरिया के साथ ही गिरने के से अंदाज में सोफे पे बैठते हुए उसने पीछे सर गिराकर अपनी आंखें मूंद ली। एक टिक उसको देखते ही वो उसके करीब खिसकी और आहिस्ता से अपना हाथ उसकी पेशानी पे रखती हुई अपनी नर्म उंगलियों से उसका सर दबाने लगी। कुछ देर वो यूं ही बैठा रहा, फिर अपने बालों में गर्दिश करता उसका मुलायम सा हाथ थामते हुए उसने अपने लगों से लगाया। उसने मजीद करीब खिसकते हुए उसके कंधे पे अपना सर रख दिया। पैकिंग कर लो, कल शिफ्ट होना है। उसकी आवाज़ पे हुरिया ने एक झटके से उसके कंधे से अपना सर उठाया और बेयकीनी से उसका चेहरा देखने लगी, जो अभी तक आंखें मूंदे हुए था। बेशक ये फैसला हो चुका था और वह ज़बरदस्ती उससे घर भी पसंद करवा चुका था, पर यूं इतनी जल्दी अचानक से शिफ्ट होने का तो कोई इरादा नहीं था। कितनी ही देर वो शौकी सी कैफियत में यूं ही बैठी रही, दिल एकदम पाताल में डूबने लगा था। आपने किसी को बताया है? उसका सुपाट चेहरा देखते हुई वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली। दिल में एक आस सी थी कि शायद सबके इल्म में आता तो किसी तरह उसको रोक लेते वो। उसके इफ्तिसार पे उसने सर पीछे टिकाए टिकाए आंखें वार करके उसकी जानिब देखा। असवद से बात कर ली है और किसे बताना है, तुम्हारी अम्मी को? उसके इफ्तिसार पे वो सुनसे अंदाज में उसका चेहरा देखने लगी। मतलब उसका फैसला अटल था। कुछ देर वो यूं ही बैठा सवालिया अंदाज में उसकी जानिब देखता रहा और फिर एक झटके से खड़ा होता हुआ ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। वो होश में लौटती हुई सोफे से उठकर उसके पीछे बढ़ी। ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते हुए उसने दोनों हाथों से उसका बाजू थामा तो वो मुड़कर बेतासुर निगाहों से उसे देखने लगा। इतनी जल्दी क्यों? भाई आंखों से उसे देखते ही वो रुंधे हुए लहजे में बोली थी, जो पहली बार उसके आंसुओं से ज़ेर होने की बजाय यूं पत्थर दिल बना हुआ था। उसकी बात पे वो लब भींचता हुआ चंद साने यूं ही सुपाट चेहरे के साथ उसे देखता रहा, फिर उसके पीछे दीवार पे अपना हाथ जमाता हुआ उसके चेहरे पे झुका। क्यों? उसकी नज़रों के सामने रहना चाहती हो हर वक्त, ताकि अपनी निगाहों से ही तुम्हें सराहता रहे वो? सहन में उसके वजूद पे गड़ी हुई उसकी अंदर तक उतरती निगाहें लड़ाई थी। दिमाग पहले ही बुरी तरह मफलूज था। ऐसे में उसकी न जाने की जिद पता नहीं कैसे सोचे समझे बगैर गैर इरादी तौर पे जुबान से ये अल्फाज फिसले थे। उसके सर्द लहजे में संजीदगी से किए गए इफ्तिसार पे वो ठिठक कर शौक की कैफियत से उसको देखने लगी। उसकी सदमे भरी धुंधलाई आंखें देखता हुआ वो एक पल में होश में लौटा था। उससे निगाहें हटाती वो खामोशी से नीचे देखने लगी। पूरा चेहरा आंसुओं से भीगने लगा था। दिल ही दिल में खुद को मलामत करते हुए मुस्तजाब ने नरमी से उसका बाजू थामा तो उसकी जानिब देखे बगैर उसने आहिस्ता से अपना बाजू से उसका हाथ हटाया। बेहतर होगा कि आज के बाद हम एक दूसरे से बात ना करें। उसकी जानिब देखे बगैर रुंधे हुए लहजे में आहिस्ता से बोलती हुई वो वार्डरोब खोलकर अंदर मौजूद अपने और उसके कपड़े निकालने लगी तो उसने बेबसी से आंखें मीचते हुए दीवार से सर टिका दिया। एक हफ्ते बाद रात का 1:30 बज रहा था। पिंडी के पोश इलाके में वाकई वो एक नया तामीरशुदा खूबसूरत सा बंगला था। लिविंग रूम की ग्लास वॉल के सामने खड़े हुए मुस्तजाब ने एक नज़र बाहर लॉन में बैठी हुई राबेल पे डाली। वो सबवा और असीर शाम को असवद के साथ आई थी और इतने दिन बाद हुरिया से मिलकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। फिर वो खुद तो वापस चला गया था, पर उन्हें एक दिन के लिए वहीं छोड़ गया था। बाकी सबसे उसने मुकम्मल तौर पर
का ताल्लुक कर रखा था। हवेली छोड़ते वक्त नूर अफ़ज़ा और सबके रोकने के बावजूद भी उसने किसी की एक नहीं सुनी थी। उसके यूं जाने पे पूरे 1 हफ्ते से नूर अफ़ज़ा का रो रो कर बुरा हाल था। आखिर को वो उनका एक लौता बेटा था, फिर भी वो राबिल और इब्तिसाम वाले मामले में किसी सूरत अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार ना थी। आखिर उसकी और हुरिया की शादी भी तो उनकी ही ख्वाहिश पे हुई थी, तब भी तो इतना हंगामा किया था उसने, फिर कितना खुश था अब उन्हीं की खुश पसंद के साथ। उसी तरह राबिल और इब्तिसाम के मामले में भी उन्हें पूरा यकीन था कि वो भी शादी के बाद उसी तरह खुश खुर्रम जिंदगी गुजारेंगे। उस रात राबिल और उसामा से मुतालिक उनकी जुबान से निकले हुए अल्फाज सुनकर उसने बिल्कुल चुप साध ली थी। यहाँ तक कि आने से पहले वो उनसे मिला तक नहीं था। कुछ देर वो वहीं खड़ा बाहर अंधेरे में बैठी हुई राबिल को देखता रहा, जो अपने फ़ोन में मसरूफ थी। फिर वहाँ से हटता हुआ बाहर निकलकर उसके पास आ गया। उसके नज़दीक आता हुआ वो कुछ फासले पे रखी चेयर खींचकर उसके बिल्कुल करीब आ बैठा तो सरस से फ़ोन बंद करती हुई राबिल सीधी होकर बैठी और चोर निगाहों से उसकी जानिब देखा। उस रोज़ सबके बीच नूर अफ़ज़ा की कही गई बातों के बाद उसे मुस्तजाब का सामना करते हुए एक अजीब सी शर्मिंदगी हो रही थी। बाकी सबकी बात और थी, पर वो उसका भाई था। कुछ देर वो संजीदगी से चेहरे के साथ नीचे देखता रहा और फिर आहिस्ता से उसका हाथ थामा। राबिल सांस रोके उसके बोलने का इंतजार करने लगी। कितनी ही देर उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थामे नरमी से उसे थपकता हुआ वो यूं ही सुनसा बैठा रहा। राबिल ने एक नज़र भराई आंखों के साथ उसका चेहरा देखा और फिर दोबारा से निगाहें झुका ली। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं आइंदा उससे बात नहीं करूंगी। नीचे देखते हुए वो भीगे लहजे में हिचकियों के बीच बोली थी। मुस्तजाब ने निगाहें उठाते हुए उसके आंसुओं से भीगा चेहरा देखा। कुछ देर वो यूं ही उसे देखता रहा, फिर उसका बाजू थामकर उसे अपने सीने से लगाता हुआ नरमी से उसे थपकने लगा। उसके सीने में चेहरा छुपाते ही वो शिद्दत से रो दी।